एवरीवन। आज के हमारे सेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड डिलीवर कोर्स कंटेंट इफेक्टिवली। कोर्स कंटेंट को कैसे हम इफेक्टिव बनाएं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करें और कैसे डिलीवर करें जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई वी नीड टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट। अगर कंटेंट हमारा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो हम खुद पजल रहेंगे क्या चीज कैसे पढ़ानी है, कब पढ़ानी है, कितना पढ़ाना है, उसमें से क्या चीज यूजफुल है, क्या अभी बच्चे के लिए काम नहीं आने वाला है। सो अगर हम अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो हम क्लासरूम में जो ये सब हैसल है या ये जो ट्रबल है उन सब से बच जाते हैं और हमारी जो लर्निंग है वो बहुत मीनिंगफुल हो जाती है। कोर्स स्ट्रक्चर, जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर है सबसे पहले आप उसको उठा लें, उसको देखें और उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, यूनिट्स में, चैप्टर्स में डिवाइड कर लें। और हर यूनिट या हर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी आप लर्निंग आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको क्लियरली मेंशन कर लें। क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आउटकम्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब चीजों को आप क्लियरली लिख लें। कंटेंट एसेसिबिलिटी, जो भी कंटेंट हम कोर्स मटेरियल जो भी हमारा है वो बच्चों को कैसे प्रोवाइड किया जाएगा वो हमें स्टार्टिंग में ही अरेंज करना है। और जो भी प्लेटफॉर्म या जो भी चीज हम रिसोर्स जो भी हम यूज कर रहे हैं वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। जो भी वीडियोस हम प्रोवाइड करा रहे हैं या हम पीडीएफ दे रहे हैं, रीडिंग मटेरियल हम प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ इमेजेस हैं या कुछ भी है, जो भी हमारा रिसोर्स है दैट शुड बी इजीली एक्सेसिबल बाय द स्टूडेंट। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं वो सोच समझकर यूज करना है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट फॉर्मेट। जब आप कोई मॉड्यूल बना रहे हैं, यूनिट्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनमें जो फॉर्मेट आप यूज कर रहे हैं दैट शुड बी कंसिस्टेंट। बार बार फॉन्ट साइज नहीं बढ़ाना है, बार बार किसी चीज को बोल्ड कर दिया, किसी को इटैलिक कर दिया, मीन्स अननेसेसरी इफेक्ट्स हमें नहीं देने हैं। एक प्रॉपर फॉर्मेट आप पहले सोच लीजिए और उसी फॉर्मेट के अंदर अपने डेटा को डालकर बच्चों तक पहुंचाइए। को कहाँ पर बुलेट पॉइंट्स दे रहे हैं, मींस आपने एक तरह की हेडिंग के लिए एक तरह का बुलेट पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो डोंट मिक्स एंड मर्ज विद अदर थिंग्स। जो सब हेडिंग्स हैं उनमें कौन सा बुलेट लगेगा, आइदर यू आर गोइंग टू नंबर इट या आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो चीजें आपकी क्लियरली सेट होनी चाहिए जिससे बच्चे को कोई कंफ्यूजन न हो। एंगेजिंग मटेरियल्स, बच्चे को क्लासरूम में एंगेज रखने के लिए आप किन किन मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं ये आपको पहले से समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। और उन मल्टीमीडियाज को आप कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं जिससे बच्चे क्लास में एंगेज रहें। आपके इंटरेक्टिव सेशंस, डिस्कशन मॉड्यूल्स, क्विज, सर्वेज, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये चीजें आपके लेक्चर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं, अंडरस्टैंडेबल बनाती हैं और बच्चे की लर्निंग को एनहेंस करती हैं। सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, ये वर्ड्स पहले हम समझ लेते हैं कि ये वर्ड्स कहना क्या चाह रहे हैं। सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, सिंक्रोनस एक्टिविटीज वो हैं जिस टाइम बच्चा ऑनलाइन मोड पर है और आप ऑनलाइन ही उसको कोई एक्टिविटी करा रहे हैं। नॉर्मल क्लासरूम्स में भी जैसा आप करते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे को आपके ही पेस से चलना होगा। असिंक्रोनस जो चीजें हैं वो मटेरियल है जो बच्चा बाद में जाकर देख सकता है। जैसे आप पीडीएफ दे रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशन आप उसको दे सकते हैं या आप वीडियोस शेयर कर सकते हैं या जो भी मटेरियल आप उसको सपोर्टिव वे में सपोर्ट देना चाहते हैं, उसको प्रोवाइड कराना चाहते हैं, वो सब असिंक्रोनस होता है। ये दोनों चीजों के बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। क्योंकि कई बार बच्चा जो है वो सिंक्रोनस एक्टिविटीज के टाइम पे पेस कीपिंग नहीं कर पाता, हमारे साथ नहीं चल पाता। स्लो लर्नर का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई बच्चा अगर क्लास में स्लो लर्नर है और हम उसको एक नॉर्मल स्पीड से पढ़ा रहे हैं तो कई बार वो हमारी चीजों को फॉलो अप नहीं कर पाता। उस कंडीशन में वो और ज्यादा पीछे चला जाता है और एक बार लैगिंग स्टार्ट होती है तो वो हर लेक्चर के साथ और पीछे होता जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू एट सच अ सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है तो हमें क्या करना होगा। इन सच अ सिचुएशन वी कैन ऑप्ट फॉर
असिंक्रोनस एलिमेंट्स लाइक आप उसको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करा दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, या कोई और आपके पास रिसोर्स है, सो जस्ट प्रोवाइड दोज रिसोर्सेस सो दैट ही मे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द थिंग्स की जो आपने पढ़ाई है और जो वो खुद पढ़ के समझ सकता है, उन दोनों से वो बैलेंस हम बनाकर चले और बच्चा हमें फॉलो अप करता रहे, कहीं पीछे ना छूट जाए। सो ये सब चीजें आपको करनी है, या आप ये भी कर सकते हैं कि अलग से कुछ और क्लासेस जो आपने शेड्यूल की हुई हैं, आप उन क्लासेस में बच्चे को एंट्री करा सकते हैं सो दैट ही मे लर्न इट अगेन। नाउ क्लियर इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे मॉड्यूल से रिलेटेड, हमारे असाइनमेंट से रिलेटेड, वो हमें बच्चे को पहले ही दे देने चाहिए और बहुत क्लियरली हमें बता देना चाहिए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स आने पर बच्चे को कौन सा ग्रेड मिलेगा, कितने मार्क्स होने चाहिए अगर आपको इस लेवल को क्रॉस करना है। तो ये सब चीजें हमें बच्चे को क्लियर कट पहले ही बता देनी चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशंस, पर्पस, क्लासेस का, असाइनमेंट का, असेसमेंट का क्या पर्पस है, वो सब चीजें हमें क्लियर बतानी चाहिए, जिससे बच्चा अकॉर्डिंग टू आर एक्सपेक्टेशंस वर्कआउट कर सके। अनदर थिंग इज इंटरेक्शन अपॉर्चुनिटीज, बच्चों को अपने विजन को, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली डिस्कस करने का, बेसिकली हमारे सामने रखने का, शेयर करने का मौका हमें देना चाहिए। चाहे वो डिस्कशन फोरम्स के थ्रू हो, ग्रुप इंटरेक्शन हो, ब्रेकआउट रूम्स हो, क्वेश्चन आंसर सेशन हो, या सिंपली आप बच्चों से कोई भी चीज डिस्कस करके उनके मन की बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हमारी क्लासरूम जो है वो बहुत पैसिव हो जाएगी, बच्चे आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आपसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो लर्निंग जो है वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगी, अनफ्रूटफुल रिजल्ट्स हम लोगों को मिलेंगे। असेसमेंट अलाइनमेंट, हमारा असेसमेंट जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं या जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना चाहिए, क्या हम असेस करना चाहते हैं और उसको असेस करने का सबसे अच्छा साधन क्या है। हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यूज करना चाहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप से हमारा काम चलेगा, या हमें लॉन्ग भी इंक्लूड करने हैं, हमें क्या असेस करना है बच्चे में, किस चीज को हम असेस करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने जो असेसमेंट्स हैं उनको डिजाइन करना चाहिए, चाहे वो फॉर्मेटिव हो या फिर समेटिव हो। फॉर्मेटिव जो आप बीच बीच में बच्चों के एग्जाम्स लेते रहते हैं, और समेटिव वो होते हैं जो आप एट द एंड ऑफ सेशन कंडक्ट करते हैं। फीडबैक, फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे ने कोई असाइनमेंट आपको दी है करके, कुछ असेसमेंट आपने किया है, उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव और टाइमली फीडबैक देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर बच्चे ने कहीं कोई गलती की है और हम फीडबैक नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे के माइंड में वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए सेट हो सकता है और वो उसको रॉन्ग वे में लीड कर सकता है। सो वी नीड टू गिव इमीडिएट, टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ओवर द असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट्स। और एक चीज और भी है, ये फीडबैक हमारे लिए भी है। अगर बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है, वो नहीं समझ पा रहा है, तो वो हमें बता सकता है कि यहाँ पर उसको ट्रबल आ रही है, या हमारा बताया हुआ मैटर उसको समझ में नहीं आ रहा है, सो दैट वी मे हेल्प हिम। रेगुलर अपडेट्स, आपके सिलेबस में या आपका जो भी कंटेंट है उसमें जो भी अपडेट्स होती हैं टाइम टू टाइम, यू नीड टू बी you need to be aware about all those अपडेट्स, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे खुद को, तो आप कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे और बच्चे को भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम रेगुलर अपडेट्स पर खुद को फोकस रखें। और अगर कोई भी टेक्निकल इशू है या टेक्निक से रिलेटेड कोई भी जो भी नए अपडेट्स आते हैं, उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं या कोई भी टेक्निकल एजेंडा है उससे रिलेटेड भी चीजों को हमें रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, जो भी कंटेंट हमारा है वो बच्चे को इजीली एक्सेसिबल हो। आपके पोर्टल्स जो हैं या जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट कि बच्चा उसमें उलझ कर रह जाए और कंटेंट को एक्सेस ही ना कर पाए। अगर कोई बच्चा विथ डिसेबिलिटीज है, मीन्स कुछ डिसेबल बच्चा है, किसी चीज की उसमें स्कैसिटी है, डिसेबिलिटी है, तो भी वो बच्चा उसको एसेस कर सके, हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज करने पर ज्यादा बल देना चाहिए।
सपोर्ट रिसोर्सेज, जो हमारी रिसोर्सेज हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, जैसे सप्लीमेंट्री रीडिंग्स हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं या लिंक्स हैं, वो हमें बच्चे को देने चाहिए, जिससे हमने जो पढ़ाया है उसमें उसको समझ में आया है, साथ में वो और लोगों को या और रीडिंग मटेरियल को भी एक्सेस करें और उनको देख के एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव प्रोडक्ट फॉर्म कर सके। स्टूडेंट ट्रैकिंग, बच्चों का रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर कुछ बच्चे एट रिस्क हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा और डे बाय डे उनका परफॉर्मेंस जो है वो फॉल डाउन हो रहा है, तो ऐसे में उन बच्चों के ऊपर हम अलग से वर्कआउट कर सकें, रेमेडियल उनके लिए कुछ टीचिंग कर सकें, उनको अलग से कंटेंट बनाकर दे सकें, इसके लिए बच्चों की ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक चैनल्स, हमारे जो फीडबैक चैनल्स हैं, जैसे हमने पहले भी बात की है, बच्चों से भी हमें फीडबैक कंटिन्यूअसली लेना है। वो फीडबैक हमारी टीचिंग के रेफरेंस में हो सकता है, हमारे कंटेंट के रेफरेंस में हो सकता है, कोर्स स्ट्रक्चर के रेफरेंस में हो सकता है, या डिलीवरी जो बच्चों को कंटेंट की हो रही है उसके रेफरेंस में। कोई भी बच्चों को ट्रबल है या वो किसी चीज में कुछ इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनको फीडबैक हमेशा प्रोवाइड कराते रहना चाहिए, हमें उनको फोर्स करना चाहिए, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए दैट दे शुड प्रोवाइड देयर फीडबैक्स टू अस। आई थिंक ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। सो बाय फॉर नाउ।